तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए जो घटना लेकर आया हूं वह एक लड़की की बहुत ही भयानक जीवन में घटने वाली घटना है। आज तो वह लड़की अपने घर पर ही रहती है, लेकिन वह लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी और अपनी मेहनत के दम पर ही उसने अपना नाम काफ़ी ऊंचा हासिल कर लिया था और वह अच्छे खासे एक कंपनी में पैसे भी कमाने लगी थी। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आता है जिसके साथ वह अपना पूरा जीवन गुजारने के सपने देखने लगती है और फिर होता भी ऐसा ही है। लेकिन जिस लड़की के हाथों में वह अपनी जिंदगी सौंपने जा रही थी, उसके पीछे के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और यह सब कुछ उसके सामने तब आया जब उसकी शादी हो गई और जब वह उस घर में गई। और फिर जब उसके सामने सच्चाई आई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब देखो, हर घर के या कहे कि हर जगह के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो उसके ससुराल में भी कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब रीति रिवाज थे। लेकिन उन रीति रिवाज के पीछे कुछ और भयानक सच्चाई छिपी हुई थी। अब मैं आपके सामने उस घटना को ज्यादा तो अभी इस इंट्रो में ओपन कर नहीं सकता। आप अच्छे से उस घटना को तभी समझ पाएंगे जब आप पूरी स्टोरी को सुनेंगे और इससे आपको हमारे देश की अलग अलग जगह के कल्चर के बारे में भी काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। और कुछ ऐसी जगह भी हमारे देश में छुपी हुई है, उनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं और वह लोग भी हमारे इसी समाज से कट्टे ही रहते हैं, क्योंकि वह अपनी पुरानी परंपराओं को खोना नहीं चाहते। तो जो भी साथी पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वह हमारी इस लॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। वीणा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपने चाचा मनोज और चाची नीतू के साथ रहती थी। उसके चाचा काफ़ी अच्छे थे, उसे बेटी की तरह मानते थे, इसीलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करवाई। लेकिन वीणा को कभी कभी उनसे अपनी चीज़ों के लिए पैसे मांगने में शर्म आती थी, इसलिए अब वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। उसके चाचा चाची ने उसे इसके लिए मना किया और उससे कहा कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन वह नहीं मानी क्योंकि उनके अपने भी बच्चे थे और वह उन सब का खर्चा शायद अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वीणा नहीं मानी। वीणा पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी अच्छे से कर रही थी, जिसके कारण उसे एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा था। उसने अपनी जॉब के पैसों से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी और फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद वह एक अच्छी कंपनी में जॉब पर लग गई। उसके चाचा चाची इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब वीणा अपने पैरों पर खड़ी थी और अगर उसे भविष्य में कोई भी परेशानी होती है तो वह खुद कमा सकती है। वीणा घर पर भी पैसे देने लगी थी, जिससे उसके चाचा को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। लेकिन वो उन पैसों को वीणा के नाम से जमा करते रहे ताकि भविष्य में वीणा को पैसों की दिक्कत ना हो। सब ऐसे ही चल रहा था कि इसी दौरान एक दिन उसकी कंपनी में काम करने के लिए एक लड़का अतुल आया। वीणा की उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि वीणा उससे काफ़ी ज़्यादा कमाती थी, लेकिन उन दोनों को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वीणा ने इस बारे में अपने घर पर भी बताया। जब उन लोगों को यह पता चला कि वह लड़का वीणा से थोड़ा कम कमाता है, तो उन्होंने उससे कहा, अभी तो सब सही चल रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद अगर अतुल में तुमसे जलन की भावना आ गई तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा और तुम उसके बारे में जानती ही कितना हो। हमें तुम्हारी शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि शादी से पहले तुम सारी बातों को उसके घर परिवार वालों को अच्छी तरह से जान समझ लो, उसके बाद ही हम कोई फैसला ले तो अच्छा होगा। वीणा को भी ये बात सही लगी और फिर उसने अतुल से इस बारे में बात की। तब उसने बताया कि उसके माता पिता यूपी के एक गांव में रहते हैं, भरा पूरा परिवार है उनका, और उसने अपने घर पर उन दोनों के बारे में बता रखा है, जिससे उसके घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है। वीणा को इससे काफ़ी खुशी हुई और उसने अपने घर वालों को बताया। उसके घर वाले अतुल से मिले, उन सब में बातचीत हुई। बातचीत के दौरान वीणा की चाची नीतू ने ध्यान दिया कि अतुल के हाथ पर एक अजीब सा टैटू है। ये देखकर नीतू को काफ़ी अजीब लगा और उसने अतुल से इस बारे में पूछा
तो अतुल बोला, अरे ये तो टैटू है, मैंने स्टाइल के लिए बनवाया था। ये सुनकर नीतू को काफी अजीब लगा, क्योंकि लोग अक्सर या तो नाम का टैटू बनवाते थे या ऐसी ही किसी चीज का डिजाइन, लेकिन ये टैटू तो ऐसा लग रहा था मानो किसी शैतान का चेहरा हो। खैर, बातें करके और खाना खाने के बाद अतुल तो वहां से चला गया और फिर नीतू बोली, यह लड़का मुझे कुछ अजीब लगा। इसके हाथ पर वह अजीब सा टैटू बहुत डरावना सा लग रहा था। बेटी की जिंदगी का सवाल है, हमें थोड़े और समय तक इसे जांचना परखना चाहिए। एक काम कीजिए, आप इसके गांव जाकर इसके घर वालों से मिलाइए। मनोज जी को भी ये बात ठीक लगी और उन्होंने अतुल से इस बारे में बात की। पहले तो अतुल इसके लिए टाल मटोल करने लगा, लेकिन फिर आखिरकार वह मान ही गया और उसने कहा कि वह अगले महीने उन्हें अपने गांव लेकर जाएगा। नीतू को अतुल कुछ सही नहीं लग रहा था और ऐसे में अपने पति को वह उसके साथ अकेले जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे कहा कि अनजान जगह है और वह अपने परिवार को वहां ले जाकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। वो एक आध दिनों में लौट आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके आगे नीतू भी कुछ ना कह सकी, क्योंकि आखिर यह उसकी भतीजी की खुशी के लिए था। अगले महीने मनोज जी अतुल के साथ उसके गांव जाने के लिए रवाना हो गया। बरेली स्टेशन पर रात के समय उनकी ट्रेन आई और अब यहां से उन्हें 2-3 घंटे का लंबा सफर तय करना था। यहां आकर उसने सबसे पहले अपने घर पर इस बारे में बताया और कहा कि अब आगे निकल रहा है। आगे जाने के लिए वह लोग बस में बैठे और फिर कुछ ही देर में वह बस वहां से चलने लगी। लगभग 3-4 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद वह बस एक जगह पर आकर रुकी। मनोज जी के लिए वह जगह बिल्कुल नई थी और वह पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं थे, इसलिए उन्हें जगह जगह पर लगे बोर्ड की भी पहचान भी ढंग से नहीं हो रही थी। वह यहाँ पर अतुल के सहारे ही आए थे। इस जगह पर पहुंचते ही अतुल और मनोज जी एक ऑटो में बैठकर आगे के लिए निकल पड़े। कच्ची पक्की सड़क, पेड़ों और खेतों खलिहानों से होते हुए आखिरकार मनोज अतुल के गांव पहुंच ही गए। यहां आकर मनोज जी को यहां का वातावरण थोड़ा अजीब सा लगा। यहां के माहौल में एक अजीब तरह की मनहूसियत छाई हुई थी। मनोज अतुल के साथ गांव के अंदर जा ही रहे थे कि तभी उसने पाया कि गांव का हर शख्स अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। मनोज जी को यह बात काफी अजीब लगी, क्योंकि जब भी कोई किसी नई जगह जाता है तो लोग उसे घूरते हैं, लेकिन यहां तो उसे देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। उनकी ये मुस्कान मनोज को काफी चुभ रही थी। वो उन लोगों की ओर बिना देखे अतुल के साथ आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद आखिरकार अतुल का घर आ ही गया। अतुल का घर काफी बड़ा था, उसके परिवार में भी काफी लोग थे। घर आते ही अतुल ने उनमें से किसी के कान में धीरे से कुछ कहा। इसके बाद उसने मनोज जी को एक नजर घूरा और फिर अंदर चला गया। इसके बाद अतुल ने मनोज जी से कहा, आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बोला है, आप बैठिए, थोड़ी देर आराम करिए। मेरे पिता थोड़ी देर तक आएंगे, फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। इस लंबे सफर की वजह से मनोज जी काफी ज्यादा थक चुके थे। इस वजह से उन्होंने भी इसके लिए हाँ कर दी। उन्हें एक कमरा दे दिया गया, जिसके अंदर वह जाकर लेट गए और घर पर कैल करके बता दिया कि वह सही सलामत पहुंच चुके हैं और चिंता मत कीजिएगा, एक आध दिन में वह वापस घर आ जाएंगे। इसके बाद उन्होंने मोबाइल रखा और सो गए। वह काफी ज्यादा थके हुए थे, इसलिए बिस्तर पर पड़ते ही उन्हें नींद आ गई। उनकी आंखें लगे हुए ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट ही हुए होंगे कि तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब सी फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर मनोज जी काफी ज्यादा घबरा गए और एकदम से उठ बैठे। वो उठकर आसपास देखने लगे, लेकिन उन्होंने पाया कि वहां पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। इसी दौरान उनकी नजर कमरे के दरवाजे की तरफ गई, जिसके नीचे से उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उस समय दिन का समय था, जिस वजह से उन्हें यह भी समझ आ चुका था कि यह ऐसे ही नहीं हो सकता। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार उनके कमरे के बाहर कौन खड़ा है, इसलिए वह दबे पांव उठे और कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गए। अब इससे पहले कि कमरे से बाहर मौजूद शख्स मनोज जी की वजह से आगाह हो पाता, मनोज जी ने एकदम से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने पाया कि उनके कमरे के दरवाजे के बाहर अतुल खड़ा था।
दरवाज़ा खुलते ही अतुल थोड़ा सकपका गया और फिर मनोज जी ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब अतुल बोला, वह मैं आपको खाने के लिए बुलाने आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप शायद सो रहे हैं, तो इसलिए अभी आपको परेशान करना सही नहीं है, लेकिन अगर आप उठ ही गए हैं तो आकर कुछ खा लीजिए। बोलकर अतुल तो वहां से चला गया, लेकिन मनोज जी को पता चल चुका था कि इसके यहाँ आने का कारण शायद कुछ और ही है, क्योंकि इसकी बातें और उसके चेहरे के हाव भाव उसे कुछ सही नहीं लग रहे थे। खैर, मनोज जी ने सोचा कि पहले कुछ खा पी कर ही आगे क्या करना है वह देखा जाएगा, इसलिए वह अतुल के साथ बाहर आ गए। बाहर आंगन में आकर वह एक खाट पर बैठ गए और खाने का इंतजार करने लगे। इतनी देर में अतुल की बहन काशी वहां आई और उन्हें चाय देते हुए बोली, काका, अभी खाना बनने में थोड़ा समय और लगेगा, इसलिए आप एक कप चाय और ले लीजिए। ये सुनकर मनोज जी अतुल की ओर देखने लगे, जिसने थोड़ी देर पहले कहा था कि खाना बन चुका है। मनोज जी को अब लगने लगा था कि यहाँ कुछ तो सब लोग छिपा रहे हैं, लेकिन समस्या ये थी कि ये बात वो पूछे किससे। यहाँ तो पूरा गांव ही अजीब सा था। कुछ समय बाद खाना बनने के बाद मनोज जी ने खाना खाया और फिर सबसे बात करने लगे। अतुल की माँ उनसे बोली, गांव में हमारी काफी जमीन है और अतुल हमारा एक ही लड़का है। बाकी सारे इस घर में अतुल के चाचा और हमारे बाकी रिश्तेदार हैं। कहने को हमारे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन अतुल अपने दम पर कुछ करना चाहता था, इसलिए शहर जाकर कुछ काम कर रहा है, और अगर इसे आपकी भतीजी पसंद है तो हम इसकी पसंद में खुश हैं। आपकी भतीजी यहाँ राज करेगी। ये सुनकर मनोज जी काफी खुश हुए। यह परिवार काफी धन संपन्न था और इसकी वजह से वीणा को यहाँ शायद ही कोई परेशानी हो, इसलिए मनोज जी ने सोच लिया था कि इस परिवार के साथ ही वीणा की शादी करवा देनी चाहिए। कुछ समय बाद अतुल के पिता भी खेत से वापस आए और फिर उनसे भी मनोज जी की बात हुई। सारा परिवार बात करने में काफी अच्छा था और उनसे बात करते हुए मनोज जी को यह भी एहसास हुआ कि भले यहाँ पर चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इन सब से वीणा को आगे कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और कहा कि शादी की तारीख तय करके जल्द से जल्द शादी करवा दी जाएगी। मनोज जी पूरे दिन सब लोगों के साथ बातें करके उनके परिवार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते रहे और अपने परिवार के बारे में बताते रहे। उन्होंने बताया कि कैसे वीणा के माता पिता के मरने के बाद वीणा ने ये मुकाम हासिल किया। सब लोग ये सब जानकर वीणा से काफी प्रभावित हुए। इसी तरह से बातें करते करते शाम हो गई। यहाँ मनोज जी ने ध्यान दिया कि जहाँ लगभग सभी घरों में शाम के समय सांझ बाती की जाती थी, वहाँ इस घर में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि इस घर में कोई मंदिर भी अब तक मनोज जी ने नहीं देखा था। ये देखकर मनोज ने उनसे पूछा, शाम का समय हो गया है और आप लोगों ने अभी तक सांझ बाती नहीं की। मैंने सुना है कि गांव देहात में तो सुबह शाम पूजा पाठ होती है। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी अतुल की बहन काशी बोली, सांझ बाती क्या होता है? ये सुनकर मनोज जी को काफी हैरानी हुई कि अतुल की छोटी बहन जो 10-11 साल की होगी, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। और अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, अतुल के पिता बोले, हमारे यहाँ इसे ये नहीं बोलते, हमारे में पूजा का रिवाज सूरज ढलने के बाद का है। ये सुनकर मनोज जी को काफी अजीब लगा, लेकिन वो इसमें क्या ही बोल सकते थे, इसलिए वो बात को बदलने लगे। रात में खाना खाने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गए और फिर अपने घर पर थोड़ी देर बात करके और उन्हें यहाँ का सब बताने के बाद वो सो गए। देर रात उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आईं। वो आवाजें ऐसी थी मानो कई लोग अजीब से मंत्र पढ़ रहे हों, और रात के उस भयानक सन्नाटे में वो आवाज भयानक ढंग से गूंज रही थी। वो आवाज सुनकर मनोज जी काफी ज्यादा घबरा गए। उन्हें अपने आसपास की हवा थोड़ी गाढ़ी होती महसूस हो रही थी, जिसके कारण वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। हवा में एक तरह की नमी तो महसूस हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके काफी पसीना आ रहा था। हर गुजरते समय के साथ मनोज जी का शरीर थोड़ा थोड़ा भारी होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए जैसे तैसे खुद को संभाल कर वे उस कमरे से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि अतुल का पूरा परिवार घर के आंगन में गोल घेरा बनाकर बैठा हुआ था।
इसी दौरान उनके चारों ओर बहुत सी मोमबत्तियां लगी हुई थीं और बीच में मौजूद खाली जगह पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। मनोज जी ये सब देखकर काफी हैरान थे, लेकिन उस पूरे परिवार ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वो सारे मिलकर लगातार उन अजीब से मंत्रों का उच्चारण करते रहे। मनोज जी का अपने शरीर पर नियंत्रण हट सा गया था। पसीने से लथपथ हांफते हुए वो उस खाली जगह पर बनी आकृति के ऊपर आ गए और अब इससे पहले कि वो कुछ देख या समझ पाते, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वो अपने कमरे में ही थे। मनोज जी को समझ नहीं आ रहा था कि कल रात को जो उन्होंने देखा वो सपना था या हकीकत, लेकिन उन्हें अपना शरीर पहले से काफी भारी लग रहा था। उनके शरीर में हल्का दर्द था और वो कमरे से उठकर बाहर आकर आंगन में देखने लगे, जहां उन्होंने रात में वो अजीब सी चीजें होते देखी थी। वो पूरा आंगन एकदम साफ था और अतुल की चाचियां गेहूं वगैरह साफ कर रही थीं। उन्हें वहां देखते ही सबने उनसे चाय नाश्ते के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने फिलहाल इसके लिए मना कर दिया। मनोज जी को लगा कि जरूर उन्होंने कल रात सपना ही देखा होगा, इसलिए वो भी सामान्य रहने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस अजीब से बदन दर्द ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। उसी दिन शाम के समय उनकी ट्रेन थी और अगर यही हाल रहा तो वो सफ़र नहीं कर पाएंगे और उनके लिए एक आध दिनों में ड्यूटी ज्वाइन करना ज़रूरी था, वरना उनकी तनख्वाह से पैसे कटते। वो इन्हीं सब बारे में सोचते हुए आंगन में बैठे ही थे कि तभी अचानक उन्हें एक ठंडी और रूखी आवाज़ सुनाई दी, तुम भी हमारा साथ दो। ये सुनकर मनोज जी की तंद्रा टूटी और वो आसपास देखने लगे कि आखिर ये किसने कहा। तभी अचानक अतुल की बहन काशी वहां आई और बोली, क्या बात है काका, आप परेशान लग रहे हो। ये सुनकर मनोज जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, कुछ नहीं गुड़िया, बस आज शाम को घर के लिए निकल जाऊंगा तो उसी बारे में सोच रहा था। ये सुनकर वो बच्ची बोली, लेकिन माँ तो बोल रही थी कि आप परसों निकलोगे। ये सुनकर मनोज जी को काफी हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें यहां से कब निकलना है वो उन्होंने पहले ही सभी को बता दिया था, और ऐसे में वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे। मनोज जी इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक उन्हें वो ठंडी और रूखी आवाज दोबारा सुनाई दी, तुम भी हमारा साथ दो। वो आवाज सुनकर मनोज जी पहले से काफी ज्यादा घबरा गए। इसी दौरान उनकी नजर उस बच्ची पर दोबारा पड़ी, जो कि मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। ये देखकर मनोज जी का मन थोड़ा विचलित सा हो गया। वो इन सब से अपना मन हटाना चाहते थे, इसलिए वो बोले, बेटी मेरे लिए एक चाय बनवा दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं काका, बोलकर वो बच्ची उठकर चली गई। उसके जाते ही मनोज जी ने अपने घर पर फोन लगाया ताकि घर पर बात करके वो अपना मन भटका सके। दोपहर को जब उनके निकलने का समय हुआ तो अतुल उनके पास आया और बोला, अंकल जी हम आज नहीं निकल सकते। वो क्या है ना कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वो कल तक ही ठीक होकर आएगी, और अभी अगर हम ऑटो से जाने के लिए निकले भी तो भी समय से स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे। ये सुनकर मनोज जी भी क्या कहते, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दिन और यहीं रुक जाएंगे, लेकिन बस आप लोगों को इससे परेशानी ना हो। ये सुनकर सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई और अतुल की मां बोली कि इसमें परेशानी कैसी, आप हमारी होने वाली बहू के चाचा हैं, तो क्या ही समस्या होगी। इन्हीं सब के दौरान मनोज जी की नजर अतुल की बहन काशी पर गई, जो कि आंखों ही आंखों में बोल रही थी कि देखा मैंने कहा था ना कि आप परसों ही जाओगे। मनोज जी के पास यहाँ एक और दिन रुकने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से कल निकल कर ही रहेंगे। खैर, रात को खाना खाने के बाद मनोज जी परिवार से बात करने लगे। इसी दौरान नीतू जी उनसे बोली, आप बोल तो रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन क्या वाकई में सब ठीक है या आप ऐसे ही हमसे झूठ बोल रहे हैं? देखो बेटी का मामला है, इसलिए सोच समझ कर ही फैसला लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वीणा इसकी सजा पूरी जिंदगी भुगते। ये सुनकर मनोज जी से रहा नहीं गया और वो बोले, सच कहूं तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता वीणा के लिए सही है या नहीं। अतुल काफी अच्छा लड़का है और उसका परिवार भी मुझे ठीक लगा, पैसों की भी इन्हें कोई कमी नहीं है। बस एक चीज मुझे अजीब लगती है,
वो है इनके रिवाज। इन लोगों के घर में कोई मंदिर नहीं है, ये लोग पूजा पाठ नहीं करते और यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब है। ये सुनकर नीतू जी बोली, अगर सिर्फ यही बात है तब तो चिंता की कोई बात नहीं है जी, क्योंकि हर किसी के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि इसकी वजह से हम अच्छे रिश्तों को ठुकरा दें। अगर वो लड़का और उसका परिवार अच्छा है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी बच्ची की खुशी से बढ़कर कोई रिवाज थोड़े ही हैं। मनोज जी को भी ये बात सही लगी और फिर वो कुछ देर बात करके सोने चले गए। देर रात उन्हें अतुल ने जगाया और कहा, हमारे घर में पूजा का समय हो गया है, आइए चलिए। पता नहीं मनोज जी को उस समय क्या हो रहा था कि उन्हें पूरी दुनिया घूमती हुई सी लग रही थी। उन्होंने अतुल को भी ये बताया तो वो बोला, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 5 मिनट बाद आप आ जाना। अब बेटी का मामला था, इसलिए वो ज्यादा मना भी न कर पाए और आंगन की तरफ आने लगे। इस दौरान अतुल ने उन्हें सहारा दिया हुआ था, क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। आंगन में आकर मनोज जी ने देखा कि सब लोग वैसे ही गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे जैसा कि कल उन्होंने सपने में देखा था, यानी कि जो कल हुआ था वो सपना नहीं था। यही सब सोचते हुए वो वहां तक आ पहुंचे। अतुल ने उन्हें भी बाकी सबके साथ बिठाया और फिर वे सारे दोबारा से मंत्रोच्चारण करने लगे। मनोज जी का सिर हर गुजरते समय के साथ भारी होता जा रहा था, इसीलिए वो उठकर जाने लगे, लेकिन तभी अतुल ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठाया और कहा, क्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आप प्लीज अभी यहां से मत जाइए, इससे मालिक का अपमान होता है। ये सुनकर मनोज जी वापस बैठ गए, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वो वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को आंगन में मौजूद एक चारपाई पर पाया। ये देखकर वो एकदम से उठ बैठे और हैरानी से आसपास देखने लगे। इतने में ही काशी उनके पास आई और बोली, काका आप ठीक तो हो ना? अब इससे पहले कि वो कुछ कहते, अतुल के पिता वहां आए और बोले, अरे मनोज जी आप ठीक तो है ना? हमने आपको सुबह के समय आंगन में पड़े हुए देखा, आप यहां क्या कर रहे थे? मनोज जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ आखिर क्या हो रहा है, इसलिए वो बोले, पता नहीं मैं यहां कैसे पहुंच गया, शायद नींद की वजह से याद नहीं है। चलिए इसे छोड़िए, शाम की ट्रेन है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ऑटो से ही स्टेशन के लिए निकल लेता हूं। यह सुनकर अतुल के पिता बोले, अरे आप हमारी गाड़ी से चले जाना, अब तो वो ठीक होकर आ भी गई है, थोड़ी देर आराम कीजिए, 11 बजे निकल जाइएगा। मनोज जी इसके लिए मान गए और फिर वो नहा धोकर नाश्ता करने बैठ गए। तभी काशी उनके पास आई और बोली, आप अब कल ही जा पाओगे काका, इसलिए आराम करो। ये सुनकर मनोज जी बोले, नहीं बेटा मैंने सारी तैयारी कर ली है, इसलिए समय से पहुंच ही जाऊंगा। इसके आगे काशी कुछ न बोली। दोपहर के समय जब मनोज जी जाने लगे तो इसी दौरान एक शख्स दौड़ते हुए आया और अतुल के पिता से बोला कि पड़ोस गांव का उनका कोई रिश्तेदार मर गया है। घर में ये इमरजेंसी थी, इसलिए अतुल के पिता और रिश्तेदार अपनी गाड़ी से जाने के लिए निकल पड़े और अतुल और मनोज जी ऑटो से जाने के लिए निकल पड़े। वे दोनों अभी गांव के अंदर ही थे कि तभी किसी ने पीछे से मनोज जी की कलाई पकड़ ली। मनोज जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं था। मनोज जी ने आसपास देखा, लेकिन वहां सिवाय सन्नाटे के और कोई नहीं था। तब इसे अपना वहम मानकर मनोज जी वापस आगे देखने लगे कि तभी अचानक उन्होंने पाया कि अतुल उनके साथ नहीं था। मनोज जी अतुल को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान उन्होंने अतुल को आवाजें भी दी, लेकिन उन्हें अतुल कहीं नहीं मिला। वो अतुल को ढूंढते हुए उस गांव की अजीब सी गलियों में आगे बढ़ते रहे, लेकिन ना ही उन्हें अतुल मिला और ना ही कोई और शख्स जिससे वो बाहर जाने के रास्ते के बारे में पूछ सकें। मनोज जी अतुल को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि वहां आसपास के घरों की दीवारों और छोटे मोटे पेड़ों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वह निशान देखकर मनोज जी काफी ज्यादा घबरा गए और भागते हुए गली में आगे बढ़ने लगे। वह यहां से जल्द निकल जाना चाहते थे। वह वहां से भाग रहे थे कि तभी अचानक किसी ने उनका पैर पकड़कर उन्हें गिरा दिया। मनोज जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा
कि वहां उनके अलावा कोई भी नहीं था। ठीक इसी दौरान उन्हें दोबारा से वही ठंडी और रुखी आवाज सुनाई दी, तुम भी हमारा साथ दो। यह सुनकर मनोज जी काफी ज्यादा घबरा गए और वह तेजी से उठकर दोबारा से गली में आगे की तरफ भागने लगे। पता नहीं आज उनके साथ यहाँ क्या हो रहा था। उन्हें यहाँ पर कोई भी इंसान तो क्या परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से अतुल भी न जाने कहाँ चला गया। वे ऐसे ही कुछ देर तक उस गली में भटकते रहे। लगभग 1-2 घंटे बाद अतुल उनसे टकराया और वह उनसे बोला, अरे अंकल जी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको पता है कितना ढूंढा। यह जगह आपके लिए अनजान है और आप ऐसे ही कहीं मत चले जाइए। यह सुनकर मनोज जी ने उन्हें बताया कि कैसे वह यहाँ पर रास्ता भटक गए और उन्हें कोई मिला ही नहीं। तब अतुल बोला, गांव के ज्यादातर लोग तो इस समय गांव में नहीं हैं और जो थोड़े बहुत हैं वह खेतों में काम कर रहे हैं, तो इस समय ज्यादातर घर में कोई नहीं है। शायद इसी वजह से आपको परेशानी हुई होगी। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, अब हमें निकालना चाहिए। मनोज जी को भी उसकी बात सही लगी और फिर वह अतुल के साथ जाने लगे। गांव से बाहर आकर वे दोनों कच्ची सड़क पर काफी देर तक रुके रहे, लेकिन वहां कोई ऑटो नहीं आया। पर अब तक काफी ज्यादा देर भी हो चुकी थी, इसलिए अतुल बोला, अंकल जी, अब तो स्टेशन जाने का कोई भी फायदा नहीं रह गया है। ट्रेन निकल ही जाएगी, इसीलिए मैं तो बोलता हूं कि आज भी रुक जाते हैं और कल सुबह ही निकल जाएंगे। मनोज जी इसके लिए मना नहीं कर पाए, क्योंकि अब सच में काफी देर हो चुकी थी और अब अगर वो लोग स्टेशन चले भी जाते तब भी ट्रेन निकल चुकी होती। इसलिए वह लोग वापस घर आ गए। वे दोनों वापस घर आ गए। अब मनोज जी को रह रहकर काशी की बात याद आ रही थी, जो काशी ने कही थी कि वह लोग परसों ही जाएंगे, और एक हिसाब से उसकी बात सही निकली। इसका मतलब यह लोग जानबूझकर उन्हें रोक रहे हैं। लेकिन क्यों? मनोज जी यह सब सोचते सोचते सो गए और फिर देर रात पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि वह एकदम से उठ बैठे। उनके शरीर पर से नियंत्रण हट चुका था, लेकिन दिमाग अब भी उनके काबू में था। वह अपनी जगह से उठे और उठकर बाहर आंगन की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान मनोज जी ने काफी कोशिश की कि वह रुक जाए, लेकिन न जाने उनके साथ ये क्या हो रहा था। बाहर आंगन में अतुल का पूरा परिवार हमेशा की तरह गोल घेरा बनाकर बैठा हुआ था। मनोज जी वहां आकर उनके बीच में मौजूद खाली जगह पर बैठ गए और फिर उन सब ने दोबारा से मिलकर वह अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। ठीक इसी दौरान उन्हें वह ठंडी और रूखी सी आवाज दोबारा आई, तुम भी हमारा साथ दो। वो आवाज सुनकर मनोज जी की शरीर की एक एक नस पर से उनका नियंत्रण हटने लगा था। लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा की और जोर से चीखे, और इसी के साथ ही उनके शरीर पर नियंत्रण वापस आ गया और फिर अगले ही पल वो बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर ही थे। वे उठकर बाहर आए और निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने पाया कि इस घर के सारे लोग उनसे थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे थे। जहां पहले वह सारे लोग उनसे हंसी मजाक कर रहे थे, अब वहीं वह सारे लोग उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे। उनकी आंखों से आक्रोश साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मनोज जी ने उन सब से नॉर्मली बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर तो कोई भी उनसे बात करने को तैयार ही नहीं था। वह अकेले ही नाश्ता कर रहे थे कि इसी दौरान काशी उन्हें सब्जी देने आई और धीमे से बोली, आपने तो कमाल ही कर दिया काका। आज तक किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि मालिक के फैसले के खिलाफ जाए, लेकिन आपने यह कर दिखाया। आप कितने हिम्मत वाले हैं। क्या आप यह मुझे भी सिखाएंगे? मनोज जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह काशी किस बारे में बात कर रही है। अब वह इससे पहले कि कुछ बोलते, पीछे से अतुल वहां आ गया और बोला, जाओ काशी जाकर माँ और चाची की मदद करो, और अंकल जी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम निकलते हैं। मनोज जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर खाना पीना खाकर वह अपना सामान लेकर वहां से निकलने लगे। निकलने से पहले उन्होंने सबसे अलविदा कहा। सारे लोग ऐसे लग रहे थे कि वह बेमन से उनसे यहां अलविदा कहने आए हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। वे अतुल के साथ वहां से निकल पड़े। जाते समय जब वे लोग गांव की गलियों से निकल रहे थे, तभी उन्होंने देखा
कि गांव में जो भी उन्हें मिल रहा था वह मनोज जी को हैरानी से देख रहा था, मानो उन्होंने कोई तीर मार लिया। मनोज जी को यह देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई कि आखिर यह लोग उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से चले गए। वे घर आ गए और घर आकर उन्होंने यह सारी बात नीतू को बताई। उन्हें यह सारी बात काफी अजीब लगी और फिर उन्हें यह डर लगने लगा कि वह लोग उन्हें वीणा को दे तो देंगे, लेकिन फिर आगे चलकर वीणा को इससे कोई परेशानी ना हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि वीणा से इस बारे में बात की जाए और फिर इसके बाद वीणा को समझाया जाए कि वह इस शादी के लिए मना कर दे। वीणा को जब इस बारे में पता चला तो वह काफी ज्यादा घबरा गई। उसने अतुल के साथ अपने जीवन के काफी सारे सपने देख लिए थे और ऐसे में वह अपने सपनों को टूटने नहीं दे सकती थी। उसने अपने चाचा को समझाया कि अगर ऐसा है तो वह अतुल के साथ शादी के बाद अलग रह लेगी। तब मनोज जी बोले, अगर तुझे ऐसा लगता है तो यही सही, लेकिन अगर वह इसके लिए ना माने तो तू उससे शादी मत करना, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि उनके घर पर क्या क्या होता होगा, और फिर जब तू उनके परिवार की सदस्य बन जाएगी तो तेरे साथ भी पता नहीं क्या क्या होगा। तू मेरे स्वर्गीय भाई की एकलौती संतान है और मैं तुझे कुछ होने नहीं दे सकता। वीणा ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर अगले ही दिन उसने अतुल से साफ साफ इस बारे में बात की। यह सुनकर अतुल बोला, तुम्हारे चाचा जी ने तुमसे ऐसा क्यों बोला मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन घर पर तो वह बिल्कुल खुश लग रहे थे। रही बात मेरे घर की, तो कुछ रीति रिवाज तो हर घर में होते हैं। क्या तुम्हारे घर में कुछ रीति रिवाज नहीं होते? और हमारे घर में जो रीति रिवाज है वह इतने भी अजीब नहीं है। जरूर तुम्हारे चाचा जी को कोई गलत फहमी हुई होगी। वैसे तुम घर पर अपनी कमाई देती हो ना। अगर एक बार तुम्हारी शादी मुझसे हो गई तो फिर तुम यह नहीं कर पाओगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए वो लोग तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर वीणा को काफी ज्यादा गुस्सा तो आया, लेकिन उसे अतुल की बातों में सच्चाई लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वो यहाँ तक अपनी मेहनत से आई थी और उसकी तनख्वाह काफी अच्छी थी, और ऐसे में हो सकता है कि उसके चाचा चाची इसी लालच में उसकी शादी होने नहीं देना चाहते। अतुल ने उसे भरोसा दिला दिया कि उसका परिवार बिल्कुल सही है और उसके चाचा चाची ही उसके दुश्मन हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि वीणा का मन उनसे उचट गया और उसने सोच लिया कि वह अतुल से ही शादी करेगी। उसने इस बारे में साफ साफ अपने चाचा को बता दिया। यह सुनकर उसके चाचा जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीणा कान की कच्ची थी और उसे अपने चाचा जी से ज्यादा अतुल की बातों पर भरोसा था। वीणा के मन में भी कहीं न कहीं इस बात का घमंड था कि वो तो काफी अच्छा कमाती थी और उसी की वजह से उनका घर चलता है, और यही बात उसने उन लोगों के सामने कह दी। मनोज जी को यह सुनकर काफी बुरा लगा। उन्होंने कभी भी वीणा और अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया था। अगर वह अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आते थे तो वीणा के लिए भी लेकर आते थे, और आज वीणा ही उनके लिए ऐसा बोल रही थी। वही नीतू जी को पता चल गया था कि वीणा के ऊपर उनकी बातों का कोई ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ उनकी बेटी ऐसा कुछ कर रही होती तो वह उसे मार पीट कर भी समझा सकते थे, लेकिन वीणा के साथ वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि भले ही वह लोग वीणा को अपनी बेटी ही मानते थे, लेकिन वीणा ने तो कभी उनको दिल से वह मान दिया ही नहीं। लेकिन यहाँ वह वीणा की जिंदगी खराब भी होते नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने मौके की गंभीरता को देखते हुए मनोज जी से कहा, अभी वीणा को कुछ भी समझाने का फायदा नहीं है। अगर हमने मना भी किया तो फिर वह हम लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेगी। इसलिए भलाई इसी में है कि हम लोग खुद ही उसकी शादी अच्छे से कर देते हैं और उससे कहें कि अगर उसे कोई भी समस्या हो तो हमें बताएं। अगर भविष्य में इस तरह की कोई समस्या उसे होती है तो हम उसे वापस अपने पास ले आएंगे। इससे ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। मनोज जी को भी ये बात ठीक लगी और उन्होंने वीणा की शादी उससे करवा दी। शादी करने के बाद वीणा अतुल के साथ उसके ससुराल आ गई। उसकी सास ने उसे कमरे में बिठाया और कहा, हमारे घर की कुछ खास परंपरा है जो हमारे घर की बहू होने के नाते तुम्हें माननी पड़ेगी।
तुम्हारे चाचा ने तो हमारे घर की परंपरा का कोई मान नहीं किया, लेकिन अब तो तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा। यह सुनकर वीणा को काफी गुस्सा आया कि उसके चाचा जी यहाँ पर आकर उसकी शादी की बात खराब करने आए थे। इसलिए वीणा बोली, चाचा जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शायद चाचा जी नहीं चाहते थे कि यह शादी हो, इसलिए वह यह सब कर रहे थे, लेकिन अब अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं उनसे सारे रिश्ते खत्म करूंगी, क्योंकि अब से यही मेरा घर है। यह सुनकर उन सभी को काफी खुशी हुई। और फिर उस रात जब वीणा कमरे में बैठकर अतुल का इंतजार कर रही थी तो उसकी सास कमरे में आई और बोली, बहू तैयार हो जाओ, अभी तुम्हारी एक जरूरी रस्म होगी, उसके बाद ही तुम अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर सकती हो। वीणा को यह काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि अभी रात के 12 बजने को आए थे और ऐसे में ये लोग उससे रस्में करवा रहे थे। लेकिन वीणा ये सब बोलकर अपने लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ जाने लगी। वीणा अपने परिवार और आसपास की कुछ औरतों के साथ घर से बाहर मौजूद किसी जगह पर जाने लगी। इस दौरान 2 औरतों ने वीणा के दाईं और बाईं ओर से एक लाल कपड़ा उसके सिर पर पकड़कर रखा हुआ था और उससे आगे और पीछे चलने वाली औरतें कुछ अजीब से मंत्र बोलते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वे सारी एक तालाब पर आ गई और वहां आकर वीणा की सास बोली, शादी के आगे के जीवन के लिए तुम्हें शुद्धिकरण करना होगा और इसलिए तुम्हें इस तालाब के पानी में 113 बार डुबकी लगानी होगी। ये सुनकर वीणा को काफी ज्यादा अजीब लगा कि भला ये कैसी रस्म है। दोस्तों, उस समय नवंबर का समय था और ऐसे ठंड में कुएं के ठंडे पानी में 113 बार डुबकी लगाना काफी मुश्किल था। इसलिए वीणा बोली कि ठीक है, मैं ये कर लूंगी, लेकिन आप थोड़ा पानी गर्म करवा दीजिए। ये सुनकर उसकी सास गुस्से में बोली, तुम्हें एक बार में शायद समझ नहीं आया, तुम्हें इसके पास बाल्टी में पानी लेकर नहाना नहीं है, बल्कि इसी तालाब के पानी में डुबकी लगानी है। अपनी सास का गुस्सा और इस ठंडे पानी के कारण वीणा का सिर चकराने लगा था, लेकिन वो करे भी तो क्या। अभी अभी उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद की इस रस्म को मना करना उसे सही नहीं लगा, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उस तालाब के पानी में डुबकी लगाई। उस तालाब का पानी उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ठंडा था। उसमें डुबकी लगाने के कारण वीणा की हड्डियों तक कांप उठी थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने सारी डुबकियां लगाईं। इसके बाद वे सारे वापस घर आ गए, लेकिन वीणा की इन सब की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसे काफी ठंड लग रही थी। उसने कपड़े बदले और फिर रजाई के अंदर घुसकर बैठ गई। वीणा ने जैसे तैसे वह रात काटी, लेकिन सुबह तक उसे काफी ज्यादा तेज बुखार लग चुका था। वीणा ने इस बारे में अतुल को बताया और कहा कि वह उसके लिए दवाई ले आए, लेकिन अतुल बोला, अभी रस्में चल रही है, उस वजह से दवाई खाना अलाउड नहीं है, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनवा कर ले आता हूं। वीणा को इस बात पर काफी हैरानी हुई कि यह किस तरह की रस्म है कि कोई बीमार दवाई तक नहीं ले सकता। अब वीणा को रह रहकर अपने चाचा चाची की याद आ रही थी। वो लोग उसकी कितनी फिक्र करते थे और एक यह लोग हैं जो फालतू की रस्मों के चक्कर में वीणा को परेशान कर रहे हैं। लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसे ये रस्में जैसे तैसे पूरी करनी ही थी। यही सब सोचकर वीणा ने वह काढ़ा पिया और थोड़ी देर आराम करने लगी। कुछ देर बाद गांव की एक बूढ़ी औरत वहां वीणा के पास आकर बैठ गई। नई बहू के आने पर तो सब लोग उसे देखने आते ही हैं। यही सोचकर वीणा शांत रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और उस बूढ़ी औरत से बोली, सारा सामान मंगवा दिया है, इसके बाद आप आगे की तैयारी शुरू कर देना। इस पर उस बूढ़ी औरत ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं वीणा को लगा कि ये जरूर कल की तरह ही कोई रस्म होगी, इसलिए वह अपने आप को मानसिक तौर पर इसके लिए मजबूत करने लगी। लेकिन यहां उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उस घर के आंगन में बीचों बीच एक कुंड में अग्नि जलाई गई और फिर उस बूढ़ी औरत ने उस कुंड के पास बैठकर अजीब से मंत्र बोलने शुरू किए। कुछ देर बाद उस बूढ़ी औरत ने वीणा को उस कुंड के पास बैठने के लिए कहा। वीणा बिना कुछ कहे बैठ गई।
कुछ देर बाद उस बूढ़ी औरत ने मंत्र उच्चारण करने के बाद वीणा के गले में एक गेंदे की माला डाली और फिर इसके थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी में ढेर सारा कुमकुम लेकर वीणा के चेहरे के ऊपर एकदम से डाल दिया। इन सब से वीणा थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर उसकी नजर अतुल पर गई, जिसने उसे इशारों ही इशारों में शांत बने रहने के लिए कहा। वीणा के चाचा चाची ने उसे इतने नाजों से पाला था, उसे कभी इस बात का आभास तक नहीं होने दिया कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, और आज उसे इस तरह की अजीब सी रस्मों को मानना पड़ रहा था। ये सब देखकर वीणा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये सब यहीं बंद नहीं हुआ। वीणा इन सब पर आंसू बहा ही रही थी कि तभी अचानक उस बूढ़ी औरत ने उसे अपना दायां हाथ आगे बढ़ाने को कहा। वीणा को लगा कि शायद अब कलावा बांधना होगा, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ठीक इसी दौरान उस बूढ़ी औरत ने पास में रखा एक तेज धार वाला चाकू उठाया और एक ही झटके में वीणा की तर्जनी अंगुली अलग कर दी। वीणा तड़पने लगी, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। सब लोग एक किनारे पर खड़े होकर शांत बने रहे। और फिर इसी दौरान उस बूढ़ी औरत ने वीणा के हाथ को सिंदूर भरी थाली में रख दिया। वीणा का खून उस लाल सिंदूर को भिगो रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ देखी जा सकती थी। वो आंखों में आंसू ली तड़प रही थी। इसी दौरान वो बूढ़ी औरत बोली, रस्म पूरी हो चुकी है, अब दुल्हन की इस कटी हुई उंगली का भोग और ये सारा सिंदूर मालिक को लगा देना। बोलकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली गई। वहीं अब घर की सारी औरतें वीणा को संभालते हुए उसके कमरे में ले गई। वह उसे कमरे में छोड़कर चली गई। वहीं थोड़ी देर बाद अतुल कमरे में आया और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। ये सुनकर वीणा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, तुम्हें क्या लगता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने फालतू की रस्म के नाम पर मेरी उंगली काट दी और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूं। तुम्हारे घर पर इतने अजीब और घटिया रीति रिवाज है, यह तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मुझे पहले यह बात पता रहती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे थे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं ही तुम्हारे प्यार में अंधी थी जो उनकी बात न सुनकर तुम पर भरोसा किया। ये सुनकर अतुल बोला, तुम अकेले नहीं हो जो इस तरह की रस्में कर रही हो। इस गांव में कोई भी दुल्हन जब भी आती है वह इसी तरह की रस्में करती है और तुम्हें भी करनी ही पड़ेगी। इन्हीं सब की वजह से हम सारे गांव वाले एकदम खुशहाल हैं। हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर वीणा गुस्से में बोली, मुझे इस तरह की खुशहाली नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने शरीर के अंग ऐसे काट कर देने पड़े। और तुम्हें तो मेरी तकलीफ का तब पता चलेगा ना जब तुम्हारी ऐसे उंगली कटी हो। ये सुनकर अतुल ने एक नजर उसे देखा और फिर अपना दायां हाथ वीणा को दिखाया। उसके हाथ को देखकर वीणा काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि अतुल के हाथ की भी तर्जनी अंगुली गायब थी। ये देखकर वीणा कुछ कहती उससे पहले ही अतुल बोला, हमारे गांव के सभी लोगों की तर्जनी अंगुली नहीं है। गांव के लोगों की तो पैदा होने के साथ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी लड़की शादी करके आती है उसकी उंगली काट दी जाती है। अब तुम भी हम में से ही एक हो, इसलिए अब इसके बाद कोई रस्म नहीं होगी, लेकिन बस तुम्हें हमारे हिसाब से हमारे मालिक को पूजना होगा। वीणा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए ये बात यहीं खत्म करते हैं। यही सब सोचकर वीणा अब अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगी। वीणा भी अब इस परिवार के सारे रीति रिवाज को अपनाने लगी। उसे इन सब में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन समय के साथ वह सीख ही गई। कुछ दिन वहां रहने के बाद अतुल और वीणा वापस शहर में आ गए, लेकिन वीणा अब अपने चाचा चाची से थोड़ा कट कट के रहने लगी थी। वह अब ना ही उनके ज्यादा घर जाती और ना ही उनसे ज्यादा बातचीत करती। उसके चाचा को इस बात के लिए काफी बुरा लगता, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह अपनी तरफ से वीणा को फोन कर लिया करते थे और कहते, मैं भी तुम्हारे पिता की तरह हूं। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हुई तो तुम बेहिचक मुझसे बात कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कितनी भी मुश्किलें पार करके तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लूंगा। इस पर वीणा हर बार यही बोल देते कि वह बहुत खुश है। वीणा के चाचा चाची इससे खुश थे कि चलो बेटी खुश है,
और इसी के साथ ही अब उन्होंने वीणा से पैसे लेना भी बंद कर दिया था। जब वीणा ने इस बारे में उनसे बात की तो मनोज जी बोले, पहले तू इस घर की बेटी थी, तू यहाँ रहती थी, इसीलिए हम ले भी लेते थे, लेकिन अब तेरा भी अपना घर है, तू अपना घर चला, और अगर कोई ज़रूरत हो तो तू बताना। और हाँ, तू जितने भी पैसे देती थी वो सब तेरे नाम से हमने जमा कर दिया है, उसकी कॉपी मेरे पास है, अगले हफ्ते तेरे पास ले आऊँगा। वीणा को पहले यही लगता था कि उसके चाचा चाची पैसों के लिए उसकी शादी नहीं होने देना चाहते, लेकिन अब तो उन्होंने वीणा से पैसे लेने से भी मना कर दिया है और शादी से पहले उसके दिए हुए सारे पैसे भी सुरक्षित थे। और चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वीणा के चाचा चाची वीणा से कुछ नहीं लेते। वीणा को यह सब देखकर काफी बुरा लगता, क्योंकि उसने पहले यह सब बोलकर उनका कितना दिल दुखाया था, और अब सच्चाई यूं उसके सामने आई थी, लेकिन अब इन सब के लिए काफी देर हो चुकी थी। वीणा भी देर रात अतुल के साथ अब अपने घर पर वो अजीब सी क्रिया करने लगी थी। इसी के साथ ही उसने आस पड़ोस के लोगों से प्रसाद लेना बंद कर दिया था। तीज त्योहार पर उसका मन भी करता त्योहार मनाने का, लेकिन अतुल उसे इसके लिए मना कर देता। पहली तीज पर जब उसके चाचा सारा सामान लेकर आए तो अतुल ने उस सामान के साथ उन्हें घर से निकाल दिया, ये बोलकर कि वो ये सब नहीं मनाते, इसलिए ये सामान घर छोड़कर यहाँ आए। इससे मनोज जी का काफी दिल दुखा, लेकिन वो क्या ही करते, क्योंकि ये बेटी का ससुराल था। वीणा इन सब से परेशान थी। वो भले ही अतुल से प्यार करती थी और अतुल उसके काम में काफी मदद भी करता था, लेकिन वो ऐसे नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने अतुल से कहा, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम चाहो तो अपने रिवाजों के हिसाब से रहो, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती, मेरा इस तरह से रहकर दम घुटता है। इस पर अतुल ने उसे काफी समझाया कि यह संभव नहीं है, अब तुम मेरी घर की सदस्य हो और तुम्हें चाहे मंजूर हो या नहीं, अब सब ऐसे ही चलेगा। तब वीणा ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे शादी से पहले ही ये बता देना चाहिए था, फिर वो मेरा फैसला होता कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं या नहीं। इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद काफी बढ़ गया और फिर गुस्से में आकर वीणा अपने चाचा चाची के घर आ गई, लेकिन यहां आकर उसने उन्हें ये नहीं बताया कि वो अतुल से लड़कर यहां आई है। इसी दौरान वीणा को पता चला कि वो मां बनने वाली है और अपने बच्चे की खातिर उसने अतुल से इस बारे में बात की। अतुल नहीं चाहता था कि वीणा उसे छोड़कर जाए, इसलिए उसने उससे कहा कि वो जैसे रहना चाहे रह सकती है, बस उसे छोड़कर ना जाए। वीणा को इससे काफी खुशी हुई कि अतुल अब बदल चुका है, इसलिए अब वो अपने आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगी। अतुल उसका काफी ख्याल रख रहा था और उसे खुश भी रख रहा था, जिससे उसका बच्चा भी स्वस्थ था। इसी दौरान जब वीणा को 5 महीने हो गए तो अतुल ने उससे कहा कि ये उनका पहला बच्चा है, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि हम गांव में जाकर ही इसके आने की तैयारी करें। वैसे ये ठीक भी है, क्योंकि वहां तुम्हारे और बच्चे का ख्याल रखने के लिए काफी लोग हैं, तो हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। वीणा को भी ये बात सही लगी और वो छुट्टी लेकर अतुल के साथ निकल पड़ी। घर पर सारे लोग काफी खुश थे और वो वीणा का काफी ख्याल भी रख रहे थे। इसी तरह से वीणा को गांव में महीना भर बीत गया और इसी दौरान एक दिन जब वीणा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पेट पर लाल लाल सा कुछ लगा हुआ था। वीणा ने जब उसे छूकर देखा तो उसने पाया कि ये और कुछ नहीं बल्कि कुमकुम था। ये सब देखकर वीणा काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसके ससुराल वाले किस तरह के लोग हैं और अब वो उसके होने वाले बच्चे को भी इसमें घसीट रहे थे। जब तक बात वीणा की थी, वीणा ने सब सहन कर लिया, लेकिन अब बात उसके बच्चे की थी। वो नहीं चाहती थी कि इन सब की वजह से उसके बच्चे को कोई नुकसान हो, इसलिए वो उठकर आंगन में आई और तेज आवाज में बोली, पहले तो तुम लोगों ने झूठ बोलकर मेरी शादी अपने बेटे से करवाई और अब तुम लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़े हो। मैंने सब झेल लिया, लेकिन मैं अब तुम सबको और नहीं झेलने वाली। मैं आज ही यहां से चली जाऊंगी। ये सुनकर उसकी सास उससे बोली, हम कौन सा तुम्हारे घर गए थे और हमने ये बात पहले तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम लोग भरोसे के लायक नहीं लगे। हमने तुम्हारे चाचा को मौका दिया हमारे साथ आने का। अगर वो हमारे साथ आ जाता
तो इतनी मुश्किल की जिंदगी न जी रहा होता, लेकिन उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि मालिक उसके ऊपर हावी ही ना हो पाए। और रही बात तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे की, तो वो हमारे घर का चिराग है, उसके ऊपर हमारा भी हक है। ये सुनकर अब वीणा कुछ बोलती, उसके ससुर बोले, देखो, हम तुम्हें अपनी परंपराएं मानने के लिए नहीं बोल रहे, तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन फिर तुम अभी ये सब क्यों बोल रही हो? हमने अब क्या कर दिया तुम्हारे साथ? तब वीणा ने उन्हें बताया कि उसके पेट पर सिंदूर लगा है, लेकिन उसके ससुर और बाकी लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि इन लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया। उन लोगों के हाव भाव बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रहे, तो फिर वीणा के पेट पर सिंदूर कैसे आया? वीणा यही सब सोच रही थी कि तभी अतुल बोला कि ये ऐसे ही आ गया होगा, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वरना बच्चे पर गलत असर होगा। वीणा को भी ये बात सही लगी और फिर वो इस बारे में भूलकर आगे का सोचने लगी। लेकिन इन सब के कुछ दिन बाद देर रात वीणा को न सिर्फ मंत्रोच्चारण की आवाज आई, बल्कि उसे उसके पेट पर भी किसी का स्पर्श भी महसूस हुआ। वीणा इन सब से काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी जगह से न तो उठ पा रही थी और न ही अपनी आंखें खोलकर देख पा रही थी कि कौन है वो जो ये कर रहा है। कुछ देर बाद वीणा को अपने पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा, लेकिन वो मंत्रोच्चारण अब भी नहीं रुके और अब तो कोई चिपचिपी सी चीज भी उसके पेट पर लगाई जा रही थी। थोड़ी ही देर में वीणा के पेट का दर्द बढ़ गया, जिसके कारण वो कराह उठी। ऐसा होते ही वो मंत्रोच्चारण बंद हो गए और इसी के साथ ही वीणा दर्द से छटपटाने लगी। अगले ही पल अतुल ने उसे हिला डुलाकर उठाया तो वीणा ने पाया कि वो अपने कमरे में ही थी। ये सब देखकर वीणा काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि इसका मतलब था कि जो उसके साथ ये सब कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। वीणा उससे काफी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था। उसे यूं दर्द से छटपटाते देखकर अतुल ने घर की सभी औरतों को उठाया और सब वीणा को संभालने लगी, लेकिन वीणा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इसे देखकर उसकी सास बोली, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, इसलिए हमें इसके लिए कुछ करना होगा। ये बोलकर वो कमरे से बाहर गई और फिर थोड़ी देर बाद वो हाथों में कुमकुम लेकर आई और अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर वो पूरा सिंदूर वीणा के सिर पर डाल दिया। इन सब से वीणा थोड़ी देर में बेहोश हो गई। अगले दिन वीणा उठी तो उसने महसूस किया कि अब वो सामान्य थी, लेकिन उसे पता चल चुका था कि ये सब अतुल कर रहा है। तभी अतुल उसके पास आया और वीणा बोली, मुझे पता है कि तुम ही मेरे ऊपर वो सब करवा रहे हो। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। तब अतुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, वीणा, तुम्हें पता है कि हमारे गांव के हर घर के पास काफी ज्यादा जमीन है, क्योंकि हम सभी मालिक की पूजा करते हैं, तभी हम सभी पूरी तरह से संपन्न हैं। हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना कभी करना ही नहीं पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करे। इसलिए मैं उसे भी मालिक के इस परिवार में शामिल करना चाहता हूं। तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या मिला बाकी सब की तरह जीकर। तुम्हें इतनी कठिनाई से ये मुकाम हासिल हुआ, लेकिन अगर तुम भी सच्चे मन से मालिक की भक्ति करो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर वीणा बोली, लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ इतनी आसानी से मिल रहा है तो इसके लिए कोई कीमत भी तो तुम्हें चुकानी पड़ी होगी ना। अतुल बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस मरने के बाद भी 1000 सालों तक मालिक की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम जीते जी अच्छा जीवन जी पाएं तो इसमें हर्ज ही क्या है। तब वीणा बोली, जैसे खाना खाने का असली मजा तब है जब बहुत भूख लगी हो, वैसे ही कुछ भी पाने का असली मजा भी तब है जब वो अपनी मेहनत से कमाई गई हो। मैं आज जिस मुकाम पर हूं, मैं कह सकती हूं कि वो मेरी खुद की मेहनत है और वो स्थायी है। मैं अगर 100 साल कष्टों में काट भी लूं तो कम से कम मैं सुकून से मर तो पाऊंगी, लेकिन जीते जी भौतिक सुख सुविधाओं को पाकर मरने के बाद हजारों सालों तक गुलामी करके न जाने तुम्हें क्या मिलने वाला है। जो भी हो, मैं मेरे बच्चे का भविष्य ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं अपने बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहती हूँ।
ये सुनकर अतुल कुछ समय तो शांत रहा, फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चे को तुम्हारी तरह हीनता का जीवन जीने नहीं दे सकता। बोलकर वो उठकर वहां से चला गया। वहीं वीणा ने भी अपना सामान बांधकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन अतुल ने उसे कहीं जाने ही नहीं दिया और अब वो उस गांव में कैद होकर रह गई थी। अतुल और उसका परिवार अब कैसे भी वीणा के बच्चे को पाना चाहते थे। उन लोगों ने वीणा का फोन भी अपने पास रख लिया था ताकि वो अपने चाचा चाची को फोन करके बुला ना पाए। उसे हर दिन पेट में दर्द होने लगा था। उसने जब इस बारे में सबको बताया तो सब बोले कि मालिक इस बच्चे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इन सब से वीणा पहले से काफी ज्यादा घबरा गई। वो अपने बच्चे का सामान्य जीवन चाहती थी और इसलिए वह अब यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग करने लगी। उसे पता था कि जो उसकी हालत है उसमें वह अकेले यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए उसने सोचा कि कैसे भी चाचा जी को फोन करके इस बारे में बताया जाए। काशी वीणा को खाने पीने की चीज उसके कमरे में देकर आती थी, क्योंकि उसकी जो हालात है उससे उसे चलने फिरने में कठिनाई हो रही थी और वीणा को यह बहुत अच्छे से पता था कि काशी पूरी तरह से उनकी तरह नहीं थी। उसे सामान्य लोगों के रीति रिवाज और त्योहार मनाना पसंद है, लेकिन घर वालों के आगे क्या कर सकती थी। लेकिन वह अक्सर इस बारे में वीणा से बात करती थी। इसी दौरान एक दिन जब काशी वीणा को खाना देने के लिए आई तो वीणा उससे बोली, काशी, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाऊंगी और ना यह बच्चा रह पाएगा। ये सुनकर काशी बोली, ऐसा मत बोलो भाभी, मलिक ने चाहा तो सब अच्छे से होगा। ये सुनकर वीणा बोली, मलिक ही तो नहीं चाहते ऐसा। काशी, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं, इसलिए मैं तुम लोगों के अनुसार ढल नहीं पा रही हूं और इसका असर मेरे बच्चे पर भी हो रहा है। अगर यही चलता रहा तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। इस घर के सारे लोग तो इस बारे में जानना समझना ही नहीं चाहते, लेकिन मुझे पता है कि तुम में थोड़ी सी दया अभी बाकी है। अगर तुम चाहती हो कि यह बच्चा और मैं सही सलामत रहे तो बेटा प्लीज किसी भी तरह से मेरे चाचा जी तक मेरा संदेश पहुंचा दो कि मैं यहां पर बहुत तकलीफ हूं और मुझे लेकर जाएं। ये सुनकर काशी ने आसपास देखा और फिर धीमे से बोली, यहां पर सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं बल्कि यह पूरा गांव भी बिल्कुल हमारी तरह है, और अगर आपके चाचा आ भी गए तो भी पता नहीं कि वह आपको लेकर जा पाएंगे भी या नहीं। हो सकता है कि वह यहीं पर मारे जाएं। यह सुनकर वीणा का चेहरा उतर गया। उसके मन में जो भी यहां से निकलने की थोड़ी बहुत इच्छा थी वह भी दम तोड़ने लगी, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता की तरह अपने चाचा को भी खो दे। उसका चेहरा देखकर काशी बोली, लेकिन मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी। मुझे पूरे यकीन है कि काका आपको बचा लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है जब वह यहाँ पर उससे रात बैठे थे तो मालिक पूरी तरह से उनके ऊपर हावी हो चुके थे। वह उन्हें भी हमारी तरह बनाना चाहते थे, लेकिन न जाने कैसे उन्होंने मलिक के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी अपनी इच्छा शक्ति की वजह से, और मुझे लगता है इसी वजह से वह आपको यहाँ से लेकर जा पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहा तो आप और आपका बच्चा सही सलामत होंगे। इससे वीणा को थोड़ी हिम्मत बंधी और काशी उसे खाना पीना खिलाकर बाहर आ गई। वह अपने पिता और भाइयों के मोबाइल लेकर खेला करती थी और उसे इसके लिए रोक टोक भी नहीं थी, इसलिए उसने चुपके से अतुल का फोन उठाया और बाहर जाकर वीणा के चाचा जी को कॉल किया। काशी ने उन्हें सारी बात बताई और उन्हें कहा कि वह उनकी मदद करेगी वीणा को यहाँ से निकालने में। फिर उसने यह भी कहा कि इस नंबर पर अभी दोबारा फोन मत करना, वरना वो पकड़ी जाएगी। समय समय पर वो खुद उन्हें फोन करेगी, और यह बोलकर काशी ने फोन काट दिया। काशी अब कैसे भी करके अपनी भाभी को यहाँ से निकालना चाहती थी। मनोज जी को जब यह पता चला तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह वीणा को लेने के लिए निकलने लगे, लेकिन तभी नीतू जी बोली, वो लोग काफी खतरनाक है और आप वहां पर अकेले ही जा रहे हैं, आप 2-4 लोगों को साथ क्यों नहीं ले जाते। ये सुनकर मनोज जी बोले, हमारे साथ भला कौन ही जाना जाएगा। अगर हमारे पास थोड़ा पैसा होता तो फिर हमारे भी रिश्ते होते, क्योंकि अब ज्यादातर रिश्ते
केवल पैसे के दम पर निभाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हम अपने बच्चों का और घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में कौन ही हमारे साथ आएगा? तुम चिंता मत करो, मैं उसे ले आऊंगा। बोलकर मनोज जी वहां से निकल पड़े। उनकी ट्रेन सर्दी की वजह से थोड़ी लेट हो गई थी और वह रात के भयानक अंधेरे में अतुल के गांव पहुंचे। दिन में तो वह गांव भयानक लगता ही था, लेकिन रात के अंधेरे में तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मनोज जी को काफी ज्यादा डर लग रहा था। उन्हें पता था कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, लेकिन उनके मन में यही इच्छा थी कि वह अपने मरने से पहले अपनी भतीजी को सुरक्षित कर दें। मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए वह आगे बढ़ते रहे। कुछ आगे चलकर जब गांव के मकान शुरू हुए तो मनोज जी ने अजीब से मंत्रों की आवाजें सुनी और वह आवाजें हर घर से आ रही थीं। यह सब सुनकर मनोज जी को इतनी ठंड में भी पसीना आने लगा। वह धीमे धीमे आगे बढ़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ की गलियां कुछ ज्यादा ही अजीब थीं। कुछ आगे चलकर वह रास्ता भटकने ही वाले थे कि तभी उनका हाथ किन्हीं नन्हे हाथों ने थाम लिया। जब मनोज जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह काशी थी। अब इससे पहले कि वह कुछ बोलते, काशी धीमे से बोली, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। मैं भाभी को बाहर लेकर आई हूं। आप उन्हें लेकर निकल जाइए। मैं आपको गांव के बाहर तक छोड़कर आती हूं। काशी काफी छोटी थी और इतनी छोटी होने के बावजूद वह काफी समझदार और हिम्मत वाली थी। वह मनोज जी को अपने साथ अपने घर के पीछे वाले हिस्से में लेकर गई। वहां पर वीणा पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। अपने चाचा को वहां देखकर वीणा अपने आप को संभाल न सकी और रोने लगी। तभी काशी उससे धीरे से बोली, भाभी, यह रोने धोने का समय नहीं है, जल्दी निकलो, क्योंकि अगर यहां कोई आ गया तो फिर आपके साथ साथ मेरी भी पिटाई हो जाएगी। इसके बाद वीणा मनोज जी और काशी के साथ गांव की सीमा से बाहर की ओर बढ़ने लगी। वे लोग कुछ आगे गए थे कि तभी वही ठंडी और रुखी आवाज मनोज जी को सुनाई दी, तुम हमारे साथ नहीं मिले और अब तुम हमारे एक नए साथी को हमसे लेकर जा रहे हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह सुनकर मनोज जी कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही काशी बोली, डरने की बात नहीं है काका, यह हमारे पूर्वजों की आत्मा है जो यहाँ पर रहती है, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि यह ज्यादा नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती जब तक कि इन्हें थोड़ी बहुत शक्ति ना मिल जाए, और उस शक्ति से भी यह लोग सिर्फ हम सबको गिरा या थप्पड़ ही मार सकते हैं। यह सुनकर मनोज जी की जान में जाना आई, लेकिन तभी अचानक उनके पैर पकड़कर किसी ने गिरा दिया। मनोज जी जब गिरे तो पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि कोई 60-70 साल की बुढ़िया उनके ठीक सामने थी। उसे देखकर अब मनोज जी और वीणा कुछ बोलते उससे पहले ही काशी उनके सामने आ गई और बोली, अरे आप क्या कर रहे हैं? आप यहां से जाइए, वहां मालिक की पूजा हो रही है और आप यहां पर हैं। यह सुनकर उस बुढ़िया ने काशी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो कोने पर जा गिरी। यह देखकर वीणा ने उसे संभाला और पूछा कि आखिर यह है तो है कौन? तब काशी उससे बोली कि यह असल में हमारी परदादी है। अब इससे पहले कि काशी इससे आगे कुछ बोलती, आसपास की गलियों में से ढेर सारे बूढ़े लोग निकलकर उस तरफ आने लगे। यह देखकर काशी काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, लगता है घर पर सबको पता चल गया, इसीलिए इस गांव की सारी कैद आत्माएं हमें लेने आई हैं। अब भलाई इसी में है कि हम उनके साथ चले, वरना यह न जाने हमारे साथ क्या करें। यह सुनकर वीणा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी रही सही उम्मीद थी आज टूट चुकी थी। वह चाहकर भी यहां से बाहर नहीं निकल सकती थी और अब वे तीनों उन आत्माओं के साथ वापस घर की ओर जाने लगे। जब वे लोग घर आए तो फिर काशी को वीणा और मनोज जी के साथ देखते ही उन सभी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन सब ने मिलकर काशी को मारना शुरू कर दिया। यहाँ वीणा को लगा था कि कम से कम काशी की माँ तो काशी को बचाने आएगी, लेकिन नहीं, काशी की माँ तो खुद काशी की पिटाई में उनका साथ दे रही थी। वे सारे उस छोटी सी बच्ची को जूते चप्पल लातों सबसे मार रहे थे। वीणा ने जाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी अतुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। काशी लहू लुहान सी तंप रही थी, लेकिन वह लोग पूरी तरह से जानवर बन चुके थे।
इस वजह से उन्हें उस छोटी सी बच्ची पर दया नहीं आ रही थी। यह देखकर मनोज जी को काफी ज्यादा गुस्सा और वह तेज आवाज में बोले, अगर तुम लोगों से इस बच्ची को पाला नहीं जा रहा है, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि इसे पाल सको, तो इसे मुझे दे दो। मैं जैसे अपने बच्चों को पाल रहा हूं वैसे इसे भी पाल लूंगा। यह सुनकर उन सभी लोगों को काफी गुस्सा आया और फिर अतुल के पिता बोले, हमारे पास तुम लोगों से काफी ज्यादा पैसा है, हर चीज की सुविधा है हमारे पास, और फिर भी तुम यह बोल रहे हो कि हमारी औकात नहीं है बच्ची को पालने की। ये सुनकर मनोज जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर तुम लोगों की औकात होती इसे पालने की तो इस तरह से इसे जानवरों की तरह पीट पीट कर मारने की कोशिश नहीं कर रहे होते। जाहिर सी बात है तुम्हारी औकात ही नहीं है। मैं इसकी परवरिश तुम लोगों से बहुत अच्छे से करूंगा, और इसकी क्या, मैं अपनी भतीजी और उसके बच्चे की परवरिश में बहुत अच्छे से करूंगा, क्योंकि तुम लोगों से तो यह भी नहीं होगा। यह सुनकर अतुल बोला, वीणा हमारे घर की बहू है और उसे हमारे घर के तौर तरीके मानने पड़ेंगे। अगर वो सीधे से नहीं मानेगी तो हमारे तरीके से ही सही। ये सुनकर मनोज जी बोले, तुम्हें तुम्हारे तौर तरीकों के बारे में पहले से ही बताना चाहिए था, और हमारे भी कुछ तौर तरीके हैं जिसे शादी के बाद बेटी दामाद से करवाया जाता है, तो आपको भी वो करने पड़ेंगे। अगर सीधे तरीके से नहीं तो हमारे तरीके से, क्योंकि शादी सिर्फ वीणा की नहीं बल्कि तुम्हारी भी हुई है। बताओ मंजूर है? ये सुनकर अतुल के पिता कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, क्या रस्में हैं? तब मनोज जी बोले, शादी के बाद दुल्हे के घर पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होता है, और इसके बाद एक हवन होता है जिसमें दोनों को बैठना होता है। ये सुनकर उसके पिता गुस्से में बोले, हम ऐसा नहीं कर सकते। मनोज जी बोले, क्यों नहीं करोगे? रिश्ता जोड़ने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी तुम लोगों को। अगर तुम लोग ये नहीं कर सकते तो हमारी वीणा भी ये नहीं करेगी। और तुम लोग ये मत समझना कि तुम लोग मुझे कुछ भी कर पाओगे तो बच जाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले अपनी पत्नी से बोल दिया था कि अगर मैं 2-4 दिनों में वीणा को लेकर ना आऊं तो तुम सभी धर्म गुरुओं को इस बारे में बता देना। फिर उसके बाद वो लोग तुम और तुम्हारे इस गांव को किस तरह से उजाड़ेंगे वो तुम्हें पता ही है। ये सब सुनकर अतुल का पूरा परिवार घबरा गया, क्योंकि वो लोग अपने गांव का विस्तार करके उसे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए गांव के बाहर के सामान्य लोगों से रिश्ता जोड़ते थे। लेकिन अब ऐसे में वो सारे खतरे में पड़ सकते थे, इसलिए वो बोले, देखो, बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। वैसे भी जब से ये इस घर में आई है हमें परेशानी ही उठानी पड़ रही है। हमारे घर में और भी बहुएं हैं, वो सभी ये सारे रिवाज मानती हैं, लेकिन ये नहीं मानती, इसलिए आप इसे ले ही जाइए। लेकिन अगर इसके बच्चे की दाएं हाथ की तर्जनी उंगली कटी हुई हो तो ये बच्चा हमारे खानदान की धरोहर होगा। बताओ मंजूर है? ये सुनकर मनोज जी ने कहा कि उन्हें ये मंजूर है। इसके बाद मनोज जी वीणा को लेकर जाने लगे। जाते समय उन्होंने काशी के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम भी बहुत हिम्मत वाली हो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। इस पर काशी मुस्कुरा दी और मनोज जी वीणा को लेकर निकल पड़े। कुछ समय बाद वीणा ने एक सुंदर स्वस्थ लड़के को जन्म दिया, जो कि पूरी तरह से ठीक था। वीणा अपने चाचा चाची के साथ रह रही है और सुना है कि अतुल ने दूसरी शादी कर ली और वो उसके साथ गांव में ही रह रहा था। वहीं काशी अब बड़ी हो चुकी है, उसने पढ़ लिख कर अपनी पहचान बनाई और आजकल गुड़गांव में कहीं अच्छी पोस्ट पर काम कर रही है। वो बीच बीच में वीणा से मिलने आती रहती है। वो मनोज जी को अपना रोल मॉडल मानती है, उन्हीं की तरह मेहनती और हिम्मत वाली बनना चाहती है, जिसकी शुरुआत उसने बचपन में ही कर दी है। और मैं आपको बता दूं, यह स्टोरी भी मेरे साथ शेयर की है काशी ने, और जैसा कि मैंने बताया कि काशी आज गुड़गांव में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही है और अच्छे पैसे भी कमा रही है। और सच्ची में अगर उस समय काशी ने हिम्मत नहीं की होती तो ना तो काशी आज उस जगह से बाहर निकलकर इस मॉडल जमाने में आ पाती, और ना ही आज हमें वीणा कहीं देखने को मिलती है। लेकिन आज भी वह लोग वहां पर अपने गांव में इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, बल्कि उस गांव के अंदर हर एक शख्स अपने घर के अंदर अपने मालिक को या कह दे
कि उस शैतान की पूजा करता है और बदले में उन्हें शैतान अपनी ओर से कुछ देता भी है, लेकिन हम जानते हैं कि वह बदले में उनसे काफी कुछ ले भी रहा है। अगर आज कुछ सुख सुविधा दे रहा है तो बदले में उनको मरने के बाद उनकी आत्मा उसकी गुलाम रहेगी। और हमारे हिंदू ग्रंथों में तो बताया गया है कि मरने के बाद जितनी जल्दी हो सके आत्मा को भगवान के पास वापस पहुंच जाना चाहिए, ताकि वहां से एक नया शरीर हमें मिल सके। लेकिन इस प्रकार अगर हम कर्म करेंगे धरती पर और अपनी आत्मा को शैतान को सौंप देंगे तो कहीं से भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा और स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। प्रियंका सिंगर ग्वालियर, सुरेश खंघा नेपाल, प्रीति शुक्ला प्रयागराज, राज राठौर, अनीता बिलासपुर, इरफान ओमान, संजय कुमार करनाल, श्याम सुंदर शर्मा अजमेर, नितेश ठाकुर यप, पूजा त्यागी, विनीत कुमार सिंहागरा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और उसे स्टोरी को तैयार करने में हमारी सहायता की है। ममता सहाय में। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।